हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मायके से गहनों के लिए लड़ झगड़ कर ननद आई ससुराल। पियर से गहनों के लिए लड़ झगड़ कर ससुराल आई ननद को भाभी और ननद के पति ने मिलकर सिखाया ऐसा सबक कि अकल ठिकाने आ गई। पिता जब भी बाहर से थक हार कर आते तो सबसे पहले आदत के अनुसार अपनी बेटी रूही को ही आवाज लगाते, रूही बेटा जरा पानी तो लाना, रूही बेटा थोड़ी चाय तो बना देना। लेकिन मजाल है कि रूही ने कभी खुश होकर अपने पिता को उनके कहते ही दौड़कर उन्हें चाय, पानी या कोई अन्य सामान ले जाकर दिया हो। उसके पापा रामेश्वर जी जब भी आवाज लगाते तब या तो उसकी माँ कमला जी उनकी फरमाइशें पूरी करती या फिर उसका भाई राजीव पूरा करता। लेकिन रूही किसी न किसी काम का बहाना बनाकर हमेशा काम करने से बच जाती और जब शाबाशी लेने की बारी आती तो बराबर खड़ी हो जाती और बात को ऐसे गोल मोल घुमाती कि उसका सारा श्रेय स्वयं ही ले लेती। उसी प्रकार घर में कोई भी तीज त्योहार हो या कोई मांगलिक कार्य हो, अपने भाई के कपड़े से ज्यादा महंगे कपड़े ही खरीदवाती और उसके भाई के लिए एक जोड़ी कपड़े खरीदते तो रूही अपने लिए 2 या 3 जोड़ी कपड़े खरीदवाती। अगर उसके मम्मी पापा कभी अपनी परिस्थिति का हवाला देते या अपनी बदहाल जिंदगी का हवाला देते तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रूठकर, रोकर या चीख चिल्लाकर अपनी मांग पूरी करके ही रहती। आखिर में थक हार कर रामेश्वर जी और कमला जी को उसकी मांग पूरी करनी ही पड़ती। कुल मिलाकर यूं कहें कि रूही को अपने ऐशो आराम से ही मतलब था। अपने माता पिता के सुख दुख से उसे कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी माँ तो माँ होती है, अपना बच्चा खुश रहे यही सोचकर कमला जी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। वैसे ही राजीव भी उसे अपनी बहन समझकर माफ कर देता था और उसके पिता सब समझ रहे थे कि ये गलत है। उन्होंने रूही को समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वह इतनी गुस्सा हो जाती कि अन्न जल त्याग देती और जब उसके पापा या जो भी उसे समझाने के उद्देश्य से डांटते थे, जब तक वे माफी नहीं मांग लेते तब तक वह मानने वाली नहीं थी। इसलिए उसे और उसके गुस्से को समय पर ही छोड़ दिया गया कि समय के साथ साथ उसका गुस्सा भी ठीक हो जाएगा। अब रूही और राजीव दोनों भाई बहन की शादी उसके पापा ने अपनी हैसियत के हिसाब से करवा दी। रूही की शादी में रामेश्वर जी ने अपनी जमीन जायदाद तक बेच दी, क्योंकि उनका दामाद सरकारी नौकरी वाला था और उनका परिवार जाने माने रईसों में गिना जाता था। इसलिए रूही ने अपनी शादी से पहले ही अपने मम्मी पापा और भैया से कह दिया था कि जो कुछ भी हो उसे दहेज में देंगे। उसके ससुराल वालों के स्टेटस के अनुसार ही देना, वरना उसकी जग हंसाई हो जाएगी। पिता ने भी बेटी का दिल ना दुखे इसलिए खूब दान दहेज दिया और जब समय अधिक हो गया तो उनके घर के कर्जदारों की लाइन लग गई। रामेश्वर जी को उसी बात का इतना सदमा लगा कि हार्ट अटैक आ जाने की वजह से रामेश्वर जी उसी वक्त इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब राजीव और उसकी माँ कमला जी ने अपना वह पुश्तैनी महल जैसा घर भी बेच दिया और सभी का कर्ज चुका दिया और स्वयं एक छोटे से घर को खरीद कर उसमें रहने के लिए चले गए। अब रूही अपनी माँ और भाई के घर बहुत ही कम आती जाती थी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े घर की बहू थी और उसके मायके वाले कहाँ गरीब दुखियारे जैसे हो गए थे। इसलिए वह बहुत ही कम उनके घर जाया करती थी। रूही की भाभी मीरा जब तक रूही को फोन नहीं करती थी
वह अपने मायके नहीं आती थी। अब मीरा और रूही दोनों के ही बच्चे बड़े हो गए थे, तो रूही को तो बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया था कि बच्चों का स्कूल है, इसलिए साल भर तक वह मायके नहीं आ सकती। अब तो वह केवल रक्षाबंधन और गर्मी की छुट्टियों में ही अपने मायके आती थी। इस बार गर्मी की छुट्टी हुए काफी दिन हो गए थे। तभी एक दिन मीरा अपनी सासू माँ कमला जी से बोली, माँ जी, गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप ऐसा कीजिए, रूही दीदी को फोन करके यहाँ बुला लीजिए, क्योंकि एक बार अगर बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा तो फिर वो नहीं आ पाएंगी। अब बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो कुछ दिन यहाँ पर भी रह लेंगी। मैं उनके लिए रूम तैयार कर देती हूँ और तब तक मैं उनके बच्चों के लिए कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आती हूँ। और सासू माँ, इस महीने में काफ़ी खर्चा हो गया है, इसलिए हम लोग बच्चों के लिए कपड़े ही खरीद सकते हैं। दूसरा कुछ खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। हाँ बहू, सही बात है तेरी, इस महीने में काफ़ी खर्च हुआ है। तूने मना किया था, फिर भी मैं 20 दिन तक मेरी सहेली के साथ शादी के लिए चली गई थी। वो भी क्या करती, बेचारी अकेली औरत, उसके बेटे की शादी थी, इसलिए वो मुझे साथ लेकर गई। लेकिन शादी से आने के बाद मैं जो बीमार हुई, अभी तक ठीक नहीं हो पाई और कितना खर्चा हुआ है हमारा। और देख, मैं इतने दिनों से बीमार चल रही हूँ, फिर भी रूही बेटी अभी तक मुझे देखने तक नहीं आई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपकी वजह से खर्च नहीं हुआ। आप भी बीमार हो जाती हैं तो खर्च तो हो ही जाता है, तो आप क्या जानबूझकर बीमार हो गई क्या? कमला जी बोली, देख बहू, रूही के लिए इस बार ज़्यादा खर्चा मत कर। घर में एक आध नई साड़ी होगी, वही उसे दे देंगे। बहू बोली, नहीं माँ जी, ये गलत है, ऐसा हम नहीं करेंगे। लाएंगे ना हम एक आध नई साड़ी, कोई बात नहीं। इस महीने में थोड़ा खर्चा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम अगले महीना कम खर्चा कर लेंगे और पैसे बचा लेंगे। आप परेशान मत होइए, आराम कीजिए और जल्दी से जल्दी बीमारी से बाहर आइए। ऐसा बोलकर मीरा काम पर निकल गई। सास अपने मन में सोचने लगी कि कितनी समझदार है मेरी बहू मीरा। मेरी बेटी रूही मीरा की तरह ही होती तो कितना अच्छा होता। मायके आती है तो कुछ न कुछ मांगती ही रहती है और जबरदस्ती से लेकर जाती है। शाम के समय मीरा का पति राजीव घर आकर अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी, इस गर्मी की छुट्टी में रूही दीदी आई नहीं, इस बार कुछ हुआ है क्या? वह गुस्सा तो नहीं है हम लोगों से? और सुनो मीरा, रूही मुझसे कह रही थी भाभी ने फ़ोन करके इस गर्मियों की छुट्टी में बुलाया नहीं, इसलिए वो खुद से आई नहीं। मीरा, तू एक बार फ़ोन करके उसे आने के लिए कह देना, ठीक है? मैं पहले खाना बनाती हूँ और फिर आराम से फ़ोन कर लेती हूँ दीदी को। फिर खाना बनाने के बाद मीरा ने रूही को कॉल किया और बोली, रूही दीदी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं, उससे पहले आप एक बार यहाँ आकर जाइए। तभी रूही बोली, मम्मी ने नहीं तो भैया ने ज़रूर बताया होगा, फ़ोन करके बुला ले रूही को, तभी तो फ़ोन करके बुला रही हो। ऐसे अपनी मर्जी से कभी तुम्हारे दिमाग में तो आएगा नहीं कि अपनी ननद को 4-5 दिनों के लिए मायके बुला लूं। मीरा अपनी ननद रूही के साथ प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन रूही अपनी भाभी मीरा के साथ गुस्से से बोली जा रही थी। मीरा ने रूही की बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर
2 दिन बाद रूही अपने बच्चों को लेकर मायके पहुंच गई। रूही के पीहर पहुंचते ही मीरा के बच्चे उसके गले लगकर बोले, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई करते हुए लिपट गए। तब तक रूही की मम्मी कमला जी धीरे से रूही से बोली, रूही तू इस बार भी आते समय बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई? बेटा कम से कम एक आध बिस्किट का पैकेट तो लेकर आती। मम्मी इन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ ला कर रखी थी, लेकिन आते समय मैं लाना ही भूल गई। ऐसे कैसे होगा बेटा, तुम हर समय आते समय कुछ न कुछ बहाना ही लेकर आती हो। कम से कम एक आध चॉकलेट का पैकेट ही ले आती। ऐसे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। बेटा बच्चे बुआ बुआ करके प्यार से तेरे आसपास आते हैं तो उनके हाथों में कुछ रखना तो चाहिए ना। ठीक है मम्मी, अगली बार आते समय पक्का लाऊंगी। और अब आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं कल ही बाजार जाकर बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रूही ने अपनी मम्मी का मुंह बंद कर दिया और अपनी मम्मी की तरफ मुंह टेढ़ा कर देखने लगी। इतने में ही मीरा बोली, माँ जी अच्छा हुआ रूही दीदी बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई, नहीं तो आजकल मार्केट में चॉकलेट और मिठाई कहाँ अच्छी मिलती है, सब डुप्लीकेट ही तो मिल रहा है। और ऐसे में बच्चों की भी तबीयत खराब हो जाती। और दीदी आप मम्मी जी के साथ बातें कीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर मीरा किचन में चली गई। मीरा के जाते ही उसकी सास रूही से बोली, तुम ऐसी कैसी हो गई हो रूही, अपनी भाभी को देख लो। तुम लोगों के आने से पहले ही उसने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके तुम लोगों के लिए खाने पीने का सामान लाकर रख दिया, और तुम हर बार खाली हाथ आती हो। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर रूही आग बबूला हो गई। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सगी मम्मी नहीं हो, हमेशा अपनी बहू की ही तरफदारी करती रहती हो। सुन रूही, दिक्कत बहू को हो या बेटी को, सुनना तो मुझे ही पड़ता है। जाने दे, ठीक है, छोड़ ये बातें। आई है 4-5 दिनों के लिए तो खुशी से रह। थोड़ी ही देर में मीरा चाय और नाश्ता लेकर आई। तब रूही ने उसे ध्यान से देखा तो उसके कानों में सोने का रिंग देखकर बोली, अरे भाभी तुम कब से कानों में इतने बड़े बड़े सोने के रिंग पहनने लगी? राजीव आजकल बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है क्या? अपनी बीवी को सोना खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है दीदी, मेरे भाई के बच्चे का मुंडन था तो उसी में हम लोग गए थे, तभी मेरे भाई ने मुझे दिए थे। ये शगुन के लिए कानों की रिंग है। देख मीरा, कुछ सीख, तेरी भाभी ने तुम्हारे लिए सोने की रिंग दी और तुम हर बार मुझे साड़ी पहनाकर भेज देती हो। मीरा कुछ न बोलते हुए वहां से निकल जाती है। तभी वहां बगल में खड़ी रूही की मम्मी कमला जी बोली, रूही तो हमेशा लेने के बारे में ही बोलती है बेटा, देने के बारे में कुछ नहीं बोलती। तुझे पता है क्या तेरे भैया और भाभी ने उन्हें क्या क्या दिया है? तेरे भैया और भाभी को जितना उन लोगों ने दिया है ना, उतना ही इन लोगों ने भी उन्हें दिया है। रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते बेटा, उसे दोनों तरफ से निभाना चाहिए। हमें किसी से भी हमेशा लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि कभी कभी उनको देना भी चाहिए। फिर दूसरे दिन रूही बातों ही बातों में मीरा से बोली, भाभी आप हमेशा मुझे रहने के लिए ये छोटा ही रूम क्यों देती हो? मम्मी का बेडरूम देख लो कितना बड़ा है, और मुझे वही बेडरूम बहुत अच्छा लगता है। अब आप एक काम करो, मेरा सामान उठाकर मम्मी के बेडरूम में रख दो और मम्मी का सामान इस छोटे वाले रूम में रख दो। लेकिन रूही दीदी, आप तो अभी 2-3 दिन ही रहने वाली हो, फिर तो 2-3 दिनों के लिए सामान इधर उधर क्यों करना?
वैसे भी ये छोटा वाला बेडरूम तो आपका ही है ना? आपकी पुरानी यादें हैं उसमें। आपको ये सासू माँ वाला बेडरूम पसंद नहीं आएगा। आप जब अगली बार आओगी ना, तब मैं आपको पक्का सासू माँ वाला बेडरूम खाली करके दे दूंगी। मीरा और रूही की बातें हो ही रही थी, तभी मीरा की सास वहां पहुंच गई और बोली, रूही, 2-3 दिनों के लिए क्यों अपनी भाभी को परेशान कर रही हो? तभी तुरंत मीरा वहां से निकल गई। तब रूही अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मैं इस बार ससुराल जाते समय सिर्फ साड़ी या ड्रेस लेकर नहीं जाऊंगी। वहां पर मेरी सास अगर मुझे पूछेगी कि तू मायके से क्या लाई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आखिर माँ तो माँ होती है। तो कमला जी ने पूछा, बता रूही बेटी, क्या चाहिए तुझे? रूही बोली, मम्मी, भाभी ने जो सोने के रिंग कान में पहनी है ना, वो मुझे चाहिए। तू पागल हो गई है क्या रूही? वो क्यों देगी तुझे अपने रिंग? कमला ने कहा। मीरा के भैया और भाभी ने उसे बड़े प्यार से गिफ्ट में दिए हैं, और ऐसे किसी की दिया हुआ गिफ्ट वो कैसे तुझे दे देगी? बेटा सुनो मम्मी, अगर आपने इस बार मुझे सोने का कुछ बनाकर नहीं दिया तो मैं अगली बार यहाँ पर आऊंगी ही नहीं। और रूही अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। उन दोनों की बातें मीरा किचन से सुन रही थी। बाद में शाम को ये सब बातें मीरा ने अपने पति राजीव के साथ शेयर की। तब राजीव ने मीरा को समझाया, देखो मीरा, हम मांगने वालों का और बोलने वालों का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता ही है हमने रूही के लिए कितना दान दहेज दिया है, और कुछ भी दिया तो उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। उसकी ससुराल कितना अमीर है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी हमेशा हाथ धोकर इस गरीब भाई के पीछे पड़ी रहती है। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता है, सरकारी नौकरी वाला है, उसे जो चाहिए वह उसे देता है। सोना चांदी कपड़े सब कुछ है उसके पास, फिर भी रूही इतनी ज्वेलस क्यों होती है हम लोगों से? मीरा ने रूही को बहुत समझाया, लेकिन रूही समझ ही नहीं रही थी। फिर मीरा ने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ किया और रूही के लिए एक ड्रेस और चांदी के पायल लेकर आ गई और अपनी सास को दिखाया। तो सास बोली, अच्छा है बेटा, उसे सोने का ही कुछ खरीद कर देना जरूरी नहीं है, वैसे भी उसके पास बहुत सोना है। मैंने भी रूही की शादी के समय काफी सोने के गहने दिए हैं। मुझे तो अब खुद ही बेटी पर शर्म आने लगी है कि मेरी बेटी क्यों ऐसा तुम दोनों को परेशान करती है। इसलिए रूही को यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हुआ था कि मीरा के बच्चे रूही बुआ को बार बार कह रहे थे कि बुआ जी चलिए ना, हम बाजार जाकर कुछ खाते हैं, लेकिन रूही कुछ न कुछ बहाना बताकर बच्चों का ध्यान भटकाती रहती। एक दिन मीरा के बड़े बेटे ने रूही बुआ से बोल ही दिया, बुआ जी आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए, और अब आप आते समय हमें कुछ खाने के लिए भी लेकर नहीं आई, और ना ही अब लाकर दे रही हो। हम कितने खुश थे कि बुआ जी के आने के बाद कुछ न कुछ नया खाने के लिए मिलेगा। ये बात जब मीरा ने सुनी तो वह अपने बेटे की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखने लगी और उसे इशारों से वहां से निकलने के लिए कहा। तब रूही बोली, आप किस लिए बच्चों को भगाने का नाटक कर रही हैं? भाभी, उसके सामने मेरी पीठ पीछे तुम ही मेरे बारे में कुछ गलत सलत बातें कर रही होंगी, इसीलिए तो आज बच्चा मुझे ऐसा बोलकर गया है। लेकिन मीरा ने हंसते हुए सब हल्के में लिया और वहां से निकल गई। दूसरे दिन जब रूही के ससुराल जाने के पहले मीरा ने उसे देने के लिए जो सामान लाई थी उसे रूही को दिखाया। रूही ने जब साड़ी और चांदी की पायल देखी तो रूही मीरा से बोली, भाभी ये क्या है? खुद बड़ी बड़ी सोने की रिंग पहनकर घर में इधर उधर घूम रही हो और मेरे लिए बस चांदी की पायल लेकर आई हो। सोने का कुछ लाती
तो क्या होता, कम से कम सोने की पायल ही ले आती। यही प्यार है तुम्हारी अपनी ननद के ऊपर। तब तक सास बीच में बोल पड़ी, रूही ज्यादा नखरे मत कर, जो तेरी भाभी दे रही हैं चुपचाप ले ले। आजकल चांदी का भी बहुत दाम है और सोने का दाम तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे भी अपने यहाँ सोने की पायल पैरों में नहीं पहनते। तब रूही बोली, अगर ये बातें भाभी बोलती तो ठीक है, लेकिन आप तो मेरी मम्मी हैं और आप ही मेरे खिलाफ बोलती हैं। आप हर छुट्टियों में मुझे यहाँ बुलाती हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ खरीदती तक नहीं। अगर इतना ही प्यार मेरे ऊपर है तो भाभी की सोने की रिंग दिलवा देती मुझे। और मम्मी, मुझे पता है आपने भी भाभी के लिए सोने के गहने बनवा कर दिए हैं। रूही की बात मीरा हर बार हंसी मजाक से ले लेती थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया था। मीरा बोली, रूही दीदी, आप भी आपके ससुराल में अकेली हो। आपके पास बहुत कुछ है, आप अमीर हो, फिर भी आपकी नज़र मेरे और मम्मी जी के गहनों पर क्यों होती है? मैंने खुद कभी भी मेरी माँ और अपनी सासू माँ के गहनों पर नज़र नहीं लगाई। मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में खुश रहती हूँ। तब रूही बोली, तुम मुझे कुछ मत सिखाओ। तुमने मेरी मम्मी के पूरे गहने हड़प कर लिए हैं और अब ऊपर से मुझे ही समझाने की कोशिश कर रही हो। मैं सब जानती हूँ। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। मेरी मम्मी सीधी सादी हैं, इसलिए लूटा है उन्हें। तुमने और मम्मी, आज आपके पास गहने होते तो आप अपनी बेटी को ऐसे ही ससुराल नहीं भेजती। तब मीरा बोली, रूही दीदी, आपको जो मेरे सोने की रिंग चाहिए ना, वो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे भाई और भाभी ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं। और आप मुझे बोलती हो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी मम्मी को भी गलत सलत बोल रही हो। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप यहाँ हर बार छुट्टियों में खाली हाथ ही आती हो। सासू माँ आपको भी पता है ना। तब रूही बोली, देखो मम्मी, आप बोलते हो ना कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, देखा कैसे मुंह खोल रही है मेरे सामने। ननद के साथ कैसे बात करते हैं इसे पता ही नहीं है। तब मीरा बोली, रूही दीदी, आप हमेशा सासू माँ को बीच में क्यों लाती हो? आपके दिल में लालच है और वह लालच आप अपनी मम्मी से और हम लोगों से पूरा करने का सोचती हो। आज तक रिश्ता निभाने के चक्कर में मैं चुपचाप बैठी रही, लेकिन अब और नहीं। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। तभी बीच में रूही की मम्मी बोली, रूही बेटा, मैं भी अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मेरे बुढ़ापे का मेरी बहू और मेरा बेटा, ये दोनों ही सहारा हैं और मुझे इन लोगों के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं है। मैं 1 महीने से बीमार चल रही हूँ, लेकिन तुम एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आई। फिर भी तुझे लगता है कि मुझे तेरा साथ देना चाहिए। क्या तुम मेरे बुढ़ापे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? बोलो, कबूल है? तब रूही बोली, यह क्या बोल रही हो मम्मी? आप लड़की की माँ हो और कभी लड़की की माँ उसके ससुराल में आकर नहीं रहती। लोग क्या कहेंगे? और वहां पर मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरी खड़ूस सास है। वहां मैं किसका ध्यान रखूंगी, आपका या मेरी सास का? मैं दोनों का ख्याल नहीं रख सकती। तब मीरा बोली, अब क्या हो गया दीदी, जब माँ बुढ़ापे में भी बच्चों का सहारा बन सकती तो फिर उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल में अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकती क्या? बस लड़की का काम मायके आकर हमेशा कुछ न कुछ मांगना ही होता है क्या? अपनी माँ के लिए बेटी का भी कुछ न कुछ कर्तव्य होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी माँ और भाभी की ये बातें सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आया और बोली, मुझे अभी के अभी अपने ससुराल जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और जाकर बेडरूम में बैठ गई। मीरा की सास भी जरा अब उदास हो गई। तब मीरा बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए,
आप अगर अभी बोलेंगी कि ये कान की रिंग निकाल कर रूही को दे दो तो मैं अभी के अभी तुरंत देने के लिए तैयार हूँ। आपकी खुशी के आगे इन सोने की रिंग की कोई कीमत नहीं है। नहीं बहू, मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल भी समझदार नहीं है। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं राजीव जी को कॉल करके बुलाती हूँ। फिर राजीव जी ने आकर अपनी बहन रूही को बड़ी मुश्किल से समझाया। जाते समय फिर मीरा ने समझाते हुए कहा, दीदी, आपकी नज़र हमेशा गहनों पर ही होती है, लेकिन ऐसे दूसरों के गहनों पर नज़र रखने के चक्कर में आपको अपने भाई भाभी और मम्मी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। आपको गहनों से ज़्यादा महत्व अपनी मम्मी और अपने भाई भाभी को देना चाहिए। मीरा के ऐसे बोलते ही सास ने मीरा को अपने पास बुलाया और रूही को समझाते हुए बोली, रूही, तुझे जो चाहिए वह तू मांग कर हासिल कर लेती, लेकिन तू अपनी मम्मी और भाई भाभी का प्यार हासिल नहीं कर पाई। रूही उस समय इतने गुस्से में थी कि उसे ना ही अपनी भाभी की सलाह पसंद आई और ना ही माँ की सीख समझ में आई। वह गुस्से गुस्से में अपने ससुराल चली गई। अपने ससुराल जाते ही वह उस दिन उदासी अपने कमरे में बैठी रही और उसके बच्चे खेलने कूदने में मस्त हो गए। तभी रूही की सास कमला जी ने अपने पोते से पूछा कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या, जो इतनी उदास अपने कमरे में ही बैठी है, बाहर निकलकर ही नहीं आ रही। तभी रूही के बेटे ने अपनी दादी को वह सारी बातें बता दी जो उसके मामा के घर में हुई थी। कमला जी को भी अपनी बहू की सोच पर बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अपने बेटे के साथ प्लान बनाया और दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। रूही ने पूछा, ये पार्टी किस लिए है? तो रूही के पति मोहित ने उसे बताया कि उसे प्रमोशन मिल गया है, इसलिए वह प्रमोशन मिलने की खुशी में एक बहुत ही शानदार पार्टी दे रहा है, जिसमें 2 प्रकार का खाना बनेगा, एक तरफ गरीबों के लिए और एक तरफ अमीरों के लिए। रूही तो अपने पति की बातें सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दूसरे दिन सभी लोग सज धज कर तैयार होकर पार्टी एंजॉय करने के लिए पार्टी में गए। बहुत से कार्यक्रम हुए और अंत में भोजन करने की बारी आई। रूही के पति ने माइक लेकर अनाउंस किया कि गरीबों के लिए तरफ और अमीरों के लिए दाहिनी तरफ भोजन की व्यवस्था की गई है। कृपया अपनी हैसियत के अनुसार भोजन ग्रहण करें और ध्यान रखें, गरीब लोग अगर खाना नहीं खा सकते तो थोड़ा बहुत खाना पैक करवा सकते हैं, लेकिन अमीर लोगों को पूरा खाना खाना होगा, क्योंकि अमीर लोगों के लिए बहुत ही महंगा खाना बनाया गया है और पूरा खाना चबा चबा कर खाना पड़ेगा। पार्टी में रूही के भाई भाभी और माँ भी आए हुए थे। वे लोग गरीबों के लिए बने भोजन की तरफ जाने लगे। तभी रूही ने उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया। बड़े आए थे हमारे जैसे अमीर लोगों की पार्टी में और आते ही दिखा दी ना अपनी औकात। गरीब भिखारी भुक्कड़ कहीं के अभी कैसे टूट पड़ेंगे खाने के ऊपर, क्योंकि आज तक तो ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी खाया ही नहीं होगा। और मन ही मन हंसने लगी। तभी उसके पास उसके ससुराल पक्ष की कोई रिश्तेदार की बहू आई और बोली, अरे भाभी, आपकी मम्मी और भैया भाभी नहीं आए क्या? तो उसने अपने चेहरे पर पड़े जुल्फों को फूंक मारकर उड़ाते हुए कहा, अरे उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आए, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे भाई भाभी और माँ गरीबों वाला खाना खाने गए हैं। लेकिन उसने देखा ना ही उसकी मम्मी ने खाना खाया, ना ही उसके भाई भाभी ने खाना खाया, बल्कि वे लोग तो वहाँ की व्यवस्था देख रहे थे। लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इस बात का ध्यान रख रहे थे। उसने बहुत देर तक देखा
उन तीनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। फिर उसने अमीरों वाले खाने की तरफ नजर घुमाई तो देखा, अरे उधर तो कोई भी नहीं है। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि हमारे जैसा अमीर यहाँ कोई नहीं है। जितने लोग हैं सब गरीब भिखारी हैं। उसने सोचा, अब अमीरों वाला खाना खाया जाए। वह घमंड से भरी इठलाती हुई गई और भोजन करने के लिए जैसे ही थाली उठाई, वह थाली सोने की थी। गिलास उठाया, गिलास चांदी का था और भोजन करने के लिए जैसे ही ढक्कन खोला, अनाज की जगह सोने, चांदी, हीरे मोती के बने गहने जेवर से भरे पड़े थे। उसने जितने बर्तन खोल कर देखा, सभी में एक से बढ़कर एक गहने जेवरों से भरे हुए थे। वह उन्हें देखकर दंग रह गई। वह जोर से चीख पड़ी, अरे ये क्या है? क्या हम अमीर लोग इन जेवरों को खाएंगे क्या? उसकी चीख सुनकर उसका पति मोहित, उसकी माँ, उसके भाई भाभी और उनके साथ साथ कुछ लोग जिन्होंने उसकी चीख पुकार सुनी थी, सभी एक एक करके आश्चर्य भरी निगाहें लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने वहां का नजारा देखा तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे कि अरे क्या सच में ये अमीर लोग अनाज की जगह सोने, चांदी, हीरे मोती के गहने जेवर खाते हैं? हमें तो लगा था कि अमीर लोग भी इंसान ही होते होंगे, लेकिन आज पता चला ये लोग इंसान के रूप में कुछ और ही होते हैं जो गहने जेवर खाते हैं। लोगों की बातें उड़ते उड़ते रूही के कानों तक पहुंच गई। वह ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कतर नजरों से कभी अपनी माँ की तरफ तो कभी अपने भैया भाभी की तरफ तो कभी अपने पति मोहित की तरफ देख रही थी कि कोई तो आगे आकर उसे समझाए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर माँ तो माँ होती है। रूही की माँ कमला जी उसके पास आई और बोली, बेटी तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? रूही बोली, नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कमला जी से रहा नहीं गया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे बेबस खड़ा देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे बताया कि जब तू हमारे घर से गहने जेवरों के लिए मुंह फुलाकर आ गई थी तो वह सारी बात तेरे बेटे ने अपने पापा को बता दी। ये सुनकर दामाजी को बहुत गुस्सा आ गया कि तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी ऐसी बचकानी हरकत करके अपने मायके से आई हो, तो उन्होंने ये सब प्लान तुम्हें सबक सिखाने के लिए बनाया। अब जितनी मर्जी उतने गहने भरपेट खाओ और अपनी भूख मिटाओ। रूही अपनी माँ की बातें सुनकर वहीं बुत बने खड़ी रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह दौड़कर अपने पति मोहित के पास गई और उनसे माफी मांगने लगी। तो उसके पति ने कहा, रूही तुम मुझसे क्या माफी मांग रही हो? तुम जिसकी असली गुनहगार हो उससे माफी मांगो। तुमने अपने जन्म दिए माँ बाप की कद्र नहीं की। बचपन में साथ खेले एक ही कोख में जन्मे भाई की इज्जत की परवाह की केवल थोड़े से गहने जेवर के लिए नहीं की और गुस्सा होकर मायके से संबंध तोड़कर आ गई। तुझे पता है तेरे वहां से गुस्सा होकर आ जाने के बाद मम्मी जी की तेरे बारे में चिंता करने के कारण कितनी तबीयत खराब हो गई थी। और मीरा भाभी जो कि व्यवहार की कितनी अच्छी हैं, उनका भी बीपी बढ़ गया था। उन्हें भी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। और राजीव भैया का चिंता के कारण किसी भी काम में मन नहीं लगता था। इसलिए मैंने मन में ठान लिया था कि तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम ये बताओ, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम मायके के धन के लिए इतना लालच करती हो? अगर तुम्हें सच में गलती का एहसास
हो गया है तो अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी भाभी से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले। रूही ने उसी समय अपनी माँ और भैया भाभी से रोते हुए माफी मांगी और कहा कि अब से वह कभी लालच नहीं करेगी और अपने मायके का महत्व उसे समझ में आ चुका था। रूही के इतना कहते ही सभी ने उसे अपने गले से लगा लिया और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। फिर सभी लोग आनंद पूर्वक भोजन करके अपने अपने घर को लौट गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।